नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर खेत को पानी सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व कल से इंडिया गेट में शुरू होगा। पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित। प्रधानमंत्री कल विज्ञान भवन में बैंक जमा बीमा समारोह को संबोधित करेंगे। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए 2 दिन की निषेधाज्ञा लगाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में युवा सैन्य अधिकारियों से युद्ध कौशल और मानसिक दृढ़ता विकसित करने का आग्रह किया। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी गोवा में शुरू। भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त। अमेरिका के केंटकी में तूफानों में 50 लोगों की मौत। और आकाशवाणी अगले 1 वर्ष में युवाओं को #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में पहुंचेगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर खेत को पानी और नहरों को उपयोगी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से लंबित इस परियोजना का निर्माण पूरा करना सरकार के सही इरादे और परिश्रम को दर्शाता है। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 14 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने से 6200 गांवों के 29 लाख किसानों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व शुरू हुई इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों का संकुचित दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में दशकों से 99 सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी थीं। उन्होंने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को आम जनता को समर्पित करके सरकार ने वो काम किया है जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकी थीं। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया। यही तो डबल इंजन की सरकार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन बेतवा संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इससे पानी की कमी झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी है।
सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रमुख विपक्षी दल की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, लेकिन हमारी प्राथमिकता परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी के बावजूद ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले वर्ष होली तक बढ़ा दी गई है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शहीदों को याद करते हुए कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का जाना प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियों को उनकी बेटियों ने आज पूरे सैन्य सम्मान के बीच हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत की बेटी से हरिद्वार में मुलाकात की। केरल में भारतीय वायुसेना के जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्कल को अश्रुपूर्ण विदाई दी गई। वे बुधवार को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए 13 अधिकारियों में से एक थे। पार्थिव शरीर को आज सुबह उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य और पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके 7 साल के बेटे ने चिता को मुखाग्नि दी। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने और भारत बांग्लादेश की मैत्री के उपलक्ष्य में कल दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 1971 के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को दर्शाया जाएगा। उद्घाटन के बाद यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। समापन समारोह 13 दिसंबर को होगा, जिसमें राजनाथ सिंह और बांग्लादेश के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति ने युवा सैन्य अधिकारियों से युद्ध कौशल और मानसिक दृढ़ता विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों से कहा कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. All of you know the motto very well. Yet, I find it so good that I would like to repeat it for the benefit of all the cadets passing out today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के पहले गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, सावधि चालू, आवर्ती जमा पर बीमा योजना को लागू करते हैं। एक अभूतपूर्व सुधार में बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
अंतरिम भुगतान की पहली किश्त जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा हाल ही में जारी की गई है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के खिलाफ वैकल्पिक बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड मामलों के लिए नियंत्रण क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगर किसी भी जिले से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए मुंबई में 2 दिन की निषेधाज्ञा लगा दी है। ये आदेश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों से लोगों को बचाने और अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून व्यवस्था की स्थिति के खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में जमाबंदी हेतु धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में आधी रात से ही धारा 144 लागू हो चुकी है और ये रविवार तक लागू रहेगी। पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार उल्लंघन करने वालों को लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने चेतावनी दी है कि कोविड निवारक टीके की दूसरी खुराक लेने योग्य लोग उसे लेने में लापरवाही बरत रहे हैं तो सरकार को मजबूरन कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण को लेकर नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन राज्य में अब भी करीब 38 से 40% लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सरपंचों से कोविड टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे मरीज की पुष्टि हुई है। जिम्बाब्वे से आए इस संक्रमित व्यक्ति को दोनों टीके लग चुके थे। इस व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज 5 दिसंबर को सामने आया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कुल 76,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,992 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कल 9,265 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.36% है। देश में अब तक 65 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज गोवा में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति के बल पर दुनिया में अग्रणी देश बनेगा। इसका उद्देश्य लोगों के नवाचारों का उपयोग और लोगों के लिए किफायती तकनीक विकसित करना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का विषय आजादी का अमृत महोत्सव एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। उन्होंने कहा कि ये समय अगले 25 वर्षों के लिए वैज्ञानिक प्रगति का रोड मैप तैयार करने का है, जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी समारोह मना रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और वायुसेना में आज पोखरण में हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। मिसाइल में अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर लगे हैं जो एक सुरक्षित दूरी से इसे सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाते हैं। ये मिसाइल 10 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर एमआरएट ने डीआरडीओ और उद्योगों की मदद से विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए संबंधित दल को बधाई दी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की स्वदेश रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।
आपका आयकर ही राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का स्रोत है, विश्वास का आधार है। आज आयकर दाताओं की संख्या बढ़ रही है और देश की तरक्की को नई गति मिल रही है। वक्त है राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने का, अपना आयकर जमा करने का। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर खेत को पानी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व कल से इंडिया गेट में शुरू होगा। पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित। प्रधानमंत्री कल विज्ञान भवन में बैंक जमा बीमा समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में युवा सैन्य अधिकारियों से युद्ध कौशल और मानसिक दृढ़ता विकसित करने का आग्रह किया है। भारत ने आज पोखरण रेंज से स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी गोवा में शुरू। अमेरिका के केंटकी में तूफानों में 50 लोगों की मौत। आकाशवाणी अगले वर्ष में युवाओं को #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में पहुंचेगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। अब प्रस्तुत है संसद में सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत। तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 सैन्य अफसर कर्मियों की असामयिक मौत पूरे देश को शोकाकुल करने वाली त्रासदी है। चूंकि सैन्य तंत्र को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, इसलिए इस घटना ने देश के जनमानस को भी विचलित कर दिया। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े भारी मन से इस दुखद घटना पर बृहस्पतिवार संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के एक दल ने जांच शुरू कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर जनरल रावत समेत दिवंगत सैन्य कर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और विपक्षी सांसद सदन में मौजूद रहे। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में 14 लोगों की मौत का जिक्र किया। गृह मंत्री ने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसे 1 माह में जांच पूरी करने को कहा गया है। सभी एजेंसियों से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। गृह मंत्री ने कहा कि सेना ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर काफी दुख व्यक्त किया है और वो इसकी उच्च स्तरीय जांच कर रही है। अधिकांश सदस्यों ने इस घटना के संबंध में सख्त कार्रवाई करने और मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। कुछ सदस्यों का आरोप था कि नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कानून को निरस्त करने की भी मांग की। सोमवार को ही लोकसभा ने राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विभिन्न प्रावधानों वाले बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को भी संसद की मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक का उद्देश्य इन संस्थानों में मास्टर और पीएचडी की डिग्री के अलावा स्नातक स्तर की भी पढ़ाई शुरू करने और इनसे छोटे उद्योगों को जोड़कर उन्हें अनुसंधान में मदद दिलाना है। बुधवार को सदन ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दे दी। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या परिवार पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उसी माह की पहली तारीख से होगी जब पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी निर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि सरकार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। सदस्यों ने ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगर ये पद रिक्त होंगे तो फिर लोगों को त्वरित न्याय कैसे मिलेगा। बुधवार को ही राज्यसभा ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 और जननीय सहायक प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 पारित कर दिया। दोनों विधेयकों का उद्देश्य आईवीएफ क्लिनिक को विनियमित करना और भारत में कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करना है। लोकसभा में इन विधेयकों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द 100% टीकाकरण चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत में टीके की पहली डोज 86% दी जा चुकी है। बाकी देशों की तुलना में भारत की बहुत अच्छी स्थिति है। बुधवार को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस पर उनके बलिदान को लोकसभा में याद किया गया। लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में बुधवार को नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर शुरू हुई चर्चा शुक्रवार को भी जारी रही। सरकार ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है और केंद्र ने पराली के निपटान की मशीनों के लिए 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सदस्यों का सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास हर स्तर पर करने चाहिए और हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही सरकार को वर्षा वनों की कटाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार को ग्रीन हाउस गैस में कटौती के प्रयास करने के साथ वैकल्पिक ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। शुक्रवार को लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय विषय पर बसपा सांसद रितेश पांडेय के गैर सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा हुई। अनेक सदस्यों ने कोरोना महामारी के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए इनकी सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। राज्यसभा में भी शुक्रवार को गैर सरकारी कामकाज हुआ। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में बढ़ते जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 4 महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी अगले 1 वर्ष में युवाओं को आकाशवाणी से जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में जाएगा। युवाओं को #AIR नेक्स्ट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि युवाओं को आकाशवाणी के स्थानीय केंद्रों से उनकी मातृभाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की नई पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी और युवा शामिल होंगे। All India Radio has started a new program for connecting with youth called #AIRNext. The intention is to give a voice to the young people, young generation in all stations of All India Radio in the country and in all languages and dialects. Our teams will be visiting more than 1,000 educational institutions, colleges all over the country, and about more than 20,000 students will participate in this program during the next 1 year. With this, we'll get to know their views and opinions about India as it is today after 75 years of independence, and it will also help All India Radio to establish a link, a connect with younger generations. भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे कैथरीन रूसोल का स्थान लेंगे। श्री राघवन इसी कार्मिक कार्यालय में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी प्रांत केंटकी में लगातार तूफानों में 50 लोगों की मौत हो गई। तूफान के दौरान अमेजन के एक गोदाम में लगाया गया 100 कामगार फंस गए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तूफान जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। भारत में कुछ चुने हुए देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड महामारी के बीच लगातार 4 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की है। नवंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्रों में निरंतर विकास होने से सेवाओं में पुनरुद्धार और विनिर्माण में पूर्ण सुधार हुआ है। मंत्रालय के अनुसार बढ़ते टीकाकरण और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के कारण सूक्ष्म और व्यापक स्तर पर सुधार हुए हैं। किसानों ने 3 कृषि कानूनों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के विरोध में प्रदर्शन को स्थगित कर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से जाना शुरू कर दिया है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 वर्ष से प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून को वापस ले लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में 2020 में लागू कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर वापस जाने की अपील की थी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार असंगठित क्षेत्रों के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार का ई-श्रम पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल से श्रमिकों के साक्ष्य आधारित डेटा एकत्र करके नीति और असंगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक कार्यक्रम में श्री यादव ने देश के समावेशी और सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास, श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव की आवश्यकता पर जोर दिया। थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में डबल्स में अर्जुन लाल जाट और रवि ने स्वर्ण पदक और सिंगल्स स्कल्स में परमिंदर ने रजत पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में परमिंदर का ये पहला पदक है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज ओलंपिक में भाग लेने वाले अरविंदर सिंह पुरुषों की कॉकलेस, क्वाड पर्ल स्कल्स और लाइटवेट सिंगल स्कल्स में हिस्सा लेंगे। अरविंद सिंह इस स्पर्धा में पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर खेत को पानी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय पर्व कल से इंडिया गेट में शुरू होगा। पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित। प्रधानमंत्री कल विज्ञान भवन में बैंक जमा बीमा समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में युवा सैन्य अधिकारियों से युद्ध कौशल और मानसिक दृढ़ता विकसित करने का आग्रह किया। भारत ने आज पोखरण रेंज से स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी गोवा में शुरू और आकाशवाणी अगले 1 वर्ष में युवाओं को #AIRNext कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 1000 कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।